Hello everyone, welcome to today's session. I am Chandni Mulchandani, your history faculty. I have 3 years of experience in the field of UPSC industry. So today we are going to discuss important questions from previous year paper of 2017 that belongs to history. इतिहास से जितने भी सवाल पूछे गए हैं 2017 के EPFO के पेपर में, उन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन आज का. The very first question was, which of the following were the reasons for the lack of economic development in India in 19th century? इनमें से कौन से 19वीं शताब्दी में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था भारतवर्ष में, उसके कारण हैं. इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके कारण क्या थे, ये स्टेटमेंट्स दिए हैं. आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स ठीक हैं. नंबर 1 इज, ऑफिशियली द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कमिटेड टू अ पॉलिसी ऑफ लेज़र-फेयर but it was actually a policy of discriminatory intervention. क्या ऐसा था? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कहने को तो लेज़र फेयर की पॉलिसी अडॉप्ट कर रही थी, बट फिर उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिस्क्रिमिनेटरी इंटरवेंशन था. मतलब किसी किसी को रोक टोक लगा रही थी, किसी एक स्पेशल वर्ग पर, एक स्पेशल सेक्शन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रोक टोक कर रही थी. उसके लिए अलग से नियम कानून बनाए जा रहे थे. लेज़र फेयर की पॉलिसी पूरी तरीके से फॉलो नहीं हो रही थी. लेज़र फेयर की पॉलिसी क्या है? लेज़र फेयर की जो पॉलिसी है उसमें मिनिमम रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है. गवर्नमेंट का रोल जो कम से कम हो सकता है वो दिया जाता है कि गवर्नमेंट का रोल सबसे कम रखना है और उसी गवर्नमेंट के कम रोल के कारण ही इकोनॉमी की वृद्धि हो सकती है. तो लेज़र फेयर की पॉलिसी को कहने को तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही थी, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये, पर बेसिकली इंडिया के जो लोग हैं उन पे अलग टैक्सेस, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों पे अलग अलग टैक्सेस लगाए जा रहे थे और यूरोपियंस को उन्हीं टैक्सेस से एग्जेम्प्ट किया जा रहा था. नेक्स्ट इज, यूरोपियन एंटरप्रेन्योर्स हैड कनेक्शंस टू बैंक्स एंड एजेंसी हाउसेस while Indians had to rely on kin, family and caste men. This statement is also right. जो भी यूरोपीय उद्यमी थे, जो भी यूरोपीय लोग थे जो बिजनेस में इन्वॉल्व थे, उनका बैंकों और एजेंसियों से अच्छा खासा कनेक्शन था. बल्कि जो भारतवर्ष के लोग थे, जो भारतीय बिजनेसमैन थे भी कुछ, उनको क्या करना पड़ रहा था? लोन के लिए अपने रिश्तेदारों पे, अपने कास्ट के मुखिया के ऊपर और अपने जो भी लोकल ग्रुप्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था. कोई भी फॉर्मल लेंडिंग का तरीका नहीं था इंडियंस के लिए. बैंक्स और एजेंसी हाउसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस को पैसा देते थे बिजनेस में लगाने के लिए, इंडियंस को देते नहीं थे. पहले ही इंडिया की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी. जो भी इंडिया की इकोनॉमी थी उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा था नहीं इंडियंस के पास, और जो थोड़े बहुत गिने चुने लोग थे उनको आउटर हेल्प कुछ भी नहीं मिल रही थी. सो ये भी एक रीज़न था कि क्यों इंडियन इकोनॉमी डिटीरियोरेट हो रही थी. थर्ड इज, व्हेन प्लांटेशंस वर ट्रांसफर टू इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट ओनरशिप, नेटिव इन्वेस्टर्स वर डिलिबरेटली इग्नोर्ड. क्या हो रहा था? जब वृक्षारोपण को व्यक्तिगत पूंजीवादी स्वामित्व में स्थानांतरित किया गया तो देशी निवेशकों को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया. बिल्कुल ठीक है ये भी बात. जब कैपिटलिस्ट सिस्टम को इंपॉर्टेंस दी गई, जब जो भी प्लांटेशंस थे, जो भी भूमि थी, उसका जब बंटवारा किया गया तो विदेशी जो लोग थे यूरोपीय, उनको सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी गई थी और जो नेटिव लोग थे उनको इग्नोर किया जा रहा था. सो दिस इज ऑल्सो राइट. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि क्यों इंडियन इकोनॉमी डिटीरियोरेट कर रही थी. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट इज, विच सोशल रिफॉर्मर्स ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड लुकिंग बैक डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंसेस इन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर वुमेन इन पुणे इन 1890s. इसमें से कौन से समाज सुधारक हैं जिनकी आत्मकथा में उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं कि कैसे उन्होंने पूना में स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए शिक्षा को शुरू कराया 1890s में, और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लुकिंग बैक. हु इज ही? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास. इसका सही आंसर जो है वो है डी.के. कार्वे. डी.के. कार्वे जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है. इनमें डिटेल्ड क्वेश्चंस भी इनके बारे में पूछा जा सकता है. तो ये थे जिन्होंने विमेन की एजुकेशन को लेकर के बहुत सारे एफर्ट्स डाले और 1890s में पुणे में इन्होंने स्कूल खुलवाए बहुत सारे विमेंस के लिए. बहुत सारे तो नहीं, पहले से शुरुआत की. ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम वो संख्या बढ़ती गई. तो वो शुरुआत करने वाले थे कार्वे साहब, जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लुकिंग बैक. रिमेंबर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3.
हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? वेरी इजी, अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखिएगा नाम, अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ओके, जॉन मार्शल नहीं थे, ये भी याद रखिएगा। जॉन मार्शल और रखलदास बनर्जी का जो रिलेशन है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई से, तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये थोड़ा फेमिलियर नाम है। अलेक्जेंडर कनिंघम थे जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय द फेमस सोशल रिफॉर्मर बेगम रुकैया? बेगम रुकैया कौन है? इनको बंगाली फेमिनिस्ट हैं ये एक, जिनको पॉपुलरली हर ओरिजिनल नेम वाज नॉट बेगम रुकैया बट इनको बेगम रुकैया के नाम से जाना जाता है। शी वाज बंगाली फेमिनिस्ट और उन्होंने महिलाओं की कंडीशन के लिए, स्त्रियों की एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा एक योगदान सोसाइटी में किया है। इसमें से कौन सा जो भी ऑप्शंस दिए हैं लिटरेचर बेगम रुकैया द्वारा नहीं लिखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। अर्धांगी गृह, सुल्तानाज ड्रीम। सुल्तानाज ड्रीम इज वेरी फेमस। सुल्तानाज ड्रीम जो है वो बहुत ही फेमस है। तो सुल्तानाज ड्रीम जो है वो इनका ही लिखा हुआ है। इसके अलावा अर्धांगी भी इनका लिखा हुआ था, गृह भी इनका लिखा हुआ था। मदर इंडिया जो है ये एक यूएस की फेमिनिस्ट राइटर हैं, उनका लिखा हुआ है। इनका बेगम रुकैया का इसमें कोई भी रोल नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुगल क्रॉनिकल? जो भी मुगल क्रॉनिकल हैं, कालक्रम है हमारे पास, इनमें से उसकी विशेषता क्या नहीं है? दे प्रेजेंट अ कंटिन्यूअस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, they were a repository of factual information about Mughals, and then they allow us to understand how imperial ideologies were created and disseminated. They contain brief biographies of the authors of the chronicles. ये सारे ऑप्शंस आप पढ़ेंगे, इसमें कोई भी आपको अलग से प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन डी जो है उनमें क्रॉनिकल के लेखकों की संक्षिप्त आत्मकथाएं हैं, ये गलत है। उसमें ऑटोबायोग्राफीज नहीं है, बायोग्राफीज नहीं है, जो भी ऑथर्स हैं उनकी बायोग्राफीज नहीं है, बल्कि क्या बोला गया है मुगल एम्पायर को लेकर के कि जो एम्पिरर है, एम्पिरर के पास जो भी इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज एम्पिरर इज इक्विवेलेंट टू एम्पायर। ओके, एक एम्पिरर जो भी कर रहा है, राजा जो भी कर रहा है, शासक जो भी कर रहा है, वही एम्पायर में हो रहा है। तो वो सारी स्टोरीज दी गई हैं। एम्पिरर के अंडर जो भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसी को हम मुगल एम्पायर करके शाहजहां का रूल, अकबर का रूल, बाबर का रूल पढ़ लेते हैं। इसमें जो लेखक हैं उनकी बायोग्राफीज नहीं दी गई हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द वर्क द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, अ स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस? एक किताब का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि उनके लेखक, इस किताब के लेखक कौन हैं। इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कुछ और भी रचनाएं हैं, सारी रचनाएं आपको याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद से द इंडियन रुपी, द क्राइसिस ऑफ इंडियन रुपी करके एक किताब लिखी है इन्होंने। उसके अलावा इन्होंने जनता करके एक वीकली निकाला था। इनकी जितनी भी बुक्स हैं उनके नाम लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, in the context of international affairs, which one of the following is correct about Lord Curzon? Lord Curzon बंगाल के विभाजन के समय ये हमारे वाइसरॉय थे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय which of the following is correct? सही स्टेटमेंट बताना है कि लॉर्ड कर्जन को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ठीक बैठता है उनके कार्यकाल के ऊपर। फर्स्ट इज ही एडवोकेटेड अ पैसिफिस्ट पॉलिसी, उन्होंने शांतिवादी नीति की वकालत की, या फिर he wanted to establish a British sphere of influence over the Persian Gulf and Sistan. Third is he wanted England, Russia to become friends against China, and the fourth is he wanted to lead a flag waving mission to USA. Okay, तो इसमें से जो ठीक स्टेटमेंट है वो ये है। डिटेल्ड स्टडी के बाद ही आप बता पाएंगे कि पर्शियन गल्फ और सीस्तान का जो एरिया है वहां तक ये अपना राज्य कायम करना चाहते थे। ब्रिटिश साम्राज्य को वहां तक उसका विस्तार करना चाहते थे, फारस की खाड़ी और सीस्तान तक। ओके, कर्जन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट असम इन ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश इंडिया में जो असम है, असम आज का जो स्टेट है ब्रिटिश इंडिया में, उसका स्वरूप कुछ अलग था, उसके बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है?
It was a part of Northeast Frontier Agency. It was made a province in 1865. It was separated from Bengal in 1874 along with Sylhet, made into a chief commissioner's province. It was a princely state ruled by Ahom kings. ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसे 1874 में बंगाल से अलग कर दिया गया था और सिलहट के साथ एक मुख्य आयुक्त के प्रांत में बनाया गया था। अब आपका होमवर्क है कि चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ें। ब्रिटिश इंडिया में जो भी प्रोविंसेस थे अलग अलग, एक थी प्रिंसली स्टेट्स, एक थे प्रोविंसेस, और फिर आते हैं चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको पढ़ना है। और जो प्रोविंसेस हैं ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट इन द सेंस नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, बट प्रोविंसेस जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे कंपैरेटिव टू चीफ कमिश्नर। प्रोविंसेस पे जो हैं वो गवर्नर जनरल राज करते थे, पर जो हमारे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस हैं उनमें चीफ कमिश्नर जिनकी पोस्ट गवर्नर जनरल से नीचे थी वो राज करते थे। सो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, What were the peasant associations set up in Kerala in 1930s called? केरला में 1930 में जो भी peasant association, farmers के जो associations थे, उनको किसान संघों को क्या नाम दिया गया? किसान सभा, कीर्ति सभा, कर्षक संगम, किसान मोर्चा। पेजेंट रेवोल्यूशंस आपने पढ़े होंगे, उसमें आपको पेजेंट एसोसिएशंस के लिए जो नाम मिला होगा केरला का वो है कर्षक संगम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कुछ समझने वाला है नहीं यहाँ पे। कर्षक संगम इज द नेम गिवन टू पेजेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन केरला इन 1930s। नेक्स्ट, व्हाई डिड द कांग्रेस डिक्लेयर 9th May टू बी यूथोपिया डे? यूथोपिया क्या है? एक देश है, मैप में लोकेट कर लीजिएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है आपको बताना है। कांग्रेस ने 9 मई को यूथोपिया डे क्यों कहा है? यूथोपिया डे के नाम से 9 मई क्यों जाना जाता है? Because the Ethiopians declared their support for the cause of Indian independence from British rule. Because Ethiopia became independent from Britain on that day. Because Ethiopia was attacked by Italy in early 1936 and their resistance was considered freedom struggle. Because Ethiopian leaders denounced Mussolini. ये देखिए 1930s का समय है, 36-37, जब कांग्रेस ने 9th मई को यूथोपिया डे डिक्लेयर कर दिया था। ओके, सो ये जो 9th मई है 36 वाला, आप ये समझ लीजिए कि हम उस समय क्या सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हमारे पास तो आज़ादी थी नहीं, तो किसी और की आज़ादी, हमसे पहले जिनकी आज़ादी आई है उसमें यूथोपिया नहीं है, तो हम किसी और की आज़ादी सेलिब्रेट करने के तो उसमें नहीं थे क्षमता में उस समय, तो हम कम से कम उनकी आज़ादी तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ उनके फ्रीडम स्ट्रगल की सराहना कर रहे थे। उस समय भारतवर्ष में भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। वो समय काल था जब इटली ने 1936 में यूथोपिया पर अटैक कर दिया था, और जो यूथोपिया ने उस अटैक को रेजिस्ट किया था, यूथोपिया ने उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी, उसको हमने उनका फ्रीडम स्ट्रगल डिक्लेयर करते हुए उसको कमेमोरेट करने के लिए 9 मई को यूथोपिया डे कहा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारे यहाँ भी उस समय फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम ही चल रहा था। नेक्स्ट, हु सेट अप द भारत स्त्री महामंडल विच फर्स्ट मेट इन इलाहाबाद इन 1910? तो ये तो याद ही रख लीजिए, भारत स्त्री महामंडल जो है उसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज बन गया है, 1910 में हुई थी। ऑप्शन है एनी बेसेंट, मेहरबाई टाटा, सरला देवी चौधरानी, ताराबाई शिंदे। ऑप्शन सी सरला देवी चौधरानी इज द राइट आंसर। सरला देवी चौधरानी जो है, इन्होंने भी महिलाओं की उत्पीड़ना को देखते हुए महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? नॉट अ फीचर। First is economic boycott was intense and successful. The middle class participated in very large number in the movement. It was marked by uneven geographical spread and regional variation. Along with non-cooperation, other Gandhian social reform movements like the anti-liquor campaign achieved some success. सारे आप ऑप्शंस को डिटेल में पढ़िए, समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों ही ऑप्शंस ठीक हैं, सी, डी और ए। गलत क्या है? ऑप्शन नंबर
बी, जो मिडिल क्लास है उसका पार्टिसिपेशन था पर वेरी लार्ज नंबर नहीं था। दूसरी चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक हमेशा तो नहीं कहूँगी लेकिन जो भी क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के कॉम्पिटिटिव्स में, स्पेशली जो एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसमें जो भी एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, वेरी लार्ज, ओनली वन, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो देख करके आपकी आंखों में खटकने चाहिए। मोस्टली चांसेस होते हैं कि ये वाले ऑप्शंस जो हैं यही ऑड वन आउट होते हैं। तो वेरी लार्ज नंबर नहीं हो सकता ना, द मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड हो सकता है, ये लिखा होता तो ठीक है, वो हम डिनाई नहीं कर सकते। जो थोड़े एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं उन पे आपको ध्यान नहीं देना है, मतलब वो जनरली स्टेटमेंट्स गलत होते हैं। वेरी लार्ज नंबर नहीं पता है किस नंबर में थे, बहुत ज़्यादा संख्या में थे, नहीं थे, वो हमें नहीं पता है। पार्टिसिपेशन था बट वेरी लार्ज लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट, ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर है अगर आंसर देखा जाए तो, बिकॉज नॉट अ फीचर पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशंस was started by खान अब्दुल गफ्फार खान in 1928? कौन है खान अब्दुल गफ्फार खान? इनको बोला जाता है फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन था खुदाई खिदमतगार्स। खुदाई खिदमतगार्स इनका ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, इन पाकिस्तान ही वॉज नोन एज बच्चा खान। पाकिस्तान में उन्हें बच्चा खान के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है, जैसे यहाँ पे फ्रंटियर गांधी के नाम से वो जाने जाते हैं। इसमें से कौन सा उनका पब्लिकेशन था 1928 में जो आया था, ये पूछा जा रहा है। खुदाई खिदमतगार तो उनका ऑर्गेनाइजेशन था, पब्लिकेशन नहीं था। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। यंग इंडिया महात्मा गांधी का पब्लिकेशन है, इंडिया अवेकन्स तो खैर कुछ है नहीं। यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी का पब्लिकेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। महात्मा गांधी की भी जो राइटिंग्स हैं उनके बारे में भी आपको एक लिस्ट बना के याद करना है। सो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, पख्तून। पख्तून इज द राइट आंसर। Who among the following was the founder of आर्य महिला समाज in early 1880s? इसमें से कौन से आर्य महिला समाज के फाउंडर हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, पंडिता रामाबाई रनाडे। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन सी पंडिता रामाबाई जो है वो आर्य महिला समाज की फाउंडर है। याद रखिएगा, आर्य महिला समाज की बात हो रही है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इज Who among the following is considered to be the first Indian to go to jail in performance of his duty as a journalist? इसमें से कौन से हमारे लीडर हैं जो कि एज अ जर्नलिस्ट ड्यूटी कर रहे थे और उन्हें जेल जाना पड़ा? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, लोकमान्य तिलक या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी? ऑप्शंस देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे जो कि एज अ जर्नलिस्ट ड्यूटी करते करते जेल गए थे। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। आगे क्वेश्चंस हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। आज का पेपर जो है वो डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। स्टे ट्यून्ड टिल देन, कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच।